नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आप देख रहे हैं हमारा खास शो पॉलिटिकल कॉरिडोर। वो शो जो देश में हो रही राजनीतिक गतिविधियों के बाद होने वाले असर को समझाता है, साथ ही उन कहानियों को भी सुनाता है जो पर्दे के पीछे बुनी जाती रही। राजनीति में कोई भी एक्शन यूं ही नहीं होता। एक्शन के साथ रिएक्शन का भी ऐसा ताना बाना बुना जाता है कि परिणाम की सुध लेना काफी दुभर हो जाता है। और इन दिनों पर्दे के पीछे एक ऐसा ही ताना बाना बुना जा रहा है जिसकी तस्वीर आज से 3 साल बाद देखने को मिलेगी। इस कहानी को आपको सुनाएंगे भी, समझाएंगे भी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में बताएंगे, क्योंकि आज का शो आपको सबसे पहले उस दौर में ले चलेगा जब इंसान ने जुबान हासिल की थी, बोलना शुरू किया था, भाषा आई थी और जिसने सभ्यता और संस्कृति को जन्म दिया था। तभी से जैसे जैसे भाषा और बोली बदलती रही, सभ्यताएं बदलती रही, जिन्होंने नई नई सरहदें गढ़ी और धरती पर प्रभुत्व वाले नए नए साम्राज्य पनपते चले गए। इसीलिए इतिहास कहता है कि भाषाओं ने ही इंसानी साम्राज्य को स्थापित किया है। तभी तो जितनी भी सभ्यताएं, साम्राज्य खत्म हुए, उनके साथ साथ उनकी भाषा भी खत्म, लुप्त होती चली गई। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में भी भाषा को लेकर राज्य बने, आंदोलन खड़े किए गए और 2023 में भी दक्षिण भारत में हिंदी भाषा को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा किया गया। 2023 से लेकर 2026 तक ये विवाद कैसे कैसे भारतीय राजनीति को प्रभावित करता रहेगा, आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में पड़ताल इसी की करेंगे। कर्नाटक का चुनाव मुहाने पर है। ऐसे में दक्षिण भारत में विरोध के एक दबे सुर को उग्र किया जा रहा है और जिसका इतिहास हिंदुस्तान में करीब करीब 1932 से मिलता है, यानी कि आज से 91 साल पहले। और ये है भाषा आंदोलन और हिंदी का विरोध। हिंदी का विरोध के इस आंदोलन की पूरी हिस्ट्री के साथ इस आंदोलन का राजनीति का असर कैसे पड़ता है, ये पूरी कहानी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले बताएंगे कि आखिर आज के दौर में विरोध का ये आंदोलन एक बार फिर से जिंदा क्यों हो गया, किस लिए हो गया। देखिए, पहले तो पिछले साल जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में अंग्रेजी के बजाय हिंदी के इस्तेमाल की सिफारिश संसदीय समिति ने शुरू की तो विवाद शुरू हुआ और उसके बाद तमिलनाडु से लेकर तेलंगाना तक के राज्य ने केंद्र सरकार पर हिंदी को थोपने का आरोप लगा डाला। और फिर अमूल जो दही था, तब जब विरोध हुआ, फिर अमूल दही के पैकेट पर हिंदी में लिखे दही का विरोध होने लगा। और उसके बाद ऑस्कर में सम्मानित संगीतकार AR रहमान ने एक अवार्ड फंक्शन में जब अपनी पत्नी को टोक डाला हिंदी में बोलने के लिए, तब विरोध के स्वर ऊंची आवाज में गूंजने लगे। लेकिन इस हिंदी विरोध के डैमेज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोकने के लिए आनन फानन में कानून बनाकर नया कदम उठाया। देखिए, कन्नड़ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव बिल भी पारित कर दिया और जिससे हिंदी का विरोध बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी विरोध का बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन ये नहीं माना जाता, लेकिन दक्षिण भारत में हिंदी विरोध टकराव का एक बड़ा मुद्दा बनता है और 2026 तक ये टकराव वाला मुद्दा विस्फोटक रूप ले सकता है। हिंदी का विरोध केवल इसलिए ही नहीं हो रहा कि दक्षिण भारत में इस आंदोलन का बड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है, बल्कि इस विरोध के पीछे की राजनीतिक वजह है 2026 में होने वाले दक्षिण भारतीय राज्यों की संसदीय सीटों का परिसीमन, क्योंकि 2026 में भारत में संसदीय सीटों का परिसीमन होना है और संसदीय सीटों का आकलन हमेशा से जनसंख्या के आधार पर होता रहा है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र व्यवस्था है और जिसमें संख्या बल ही सब कुछ होता है। और ऐसे में उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में जनसंख्या कम होने की वजह से सीटों का कम होना तय माना जा रहा है। लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों का विरोध है कि विकास की हर पैमाने पर वो उत्तर भारत से आगे हैं, तो फिर उनको नुकसान क्यों उठाना पड़ेगा। अब यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर किस नुकसान की बात इंडियन पेनिसुला यानी भारतीय प्रायद्वीप के 5 राज्य कर रहे हैं, वो क्या क्या है आपको बता दें। देखिए, पहला नुकसान, संसदीय सीटें कम हो जाएंगी। दूसरा नुकसान,
लोकसभा में प्रतिनिधित्व घट जाएगा। तीसरा नुकसान, रीजनल पार्टियों की ताकत घटेगी। और चौथा नुकसान, गठबंधन की सरकार में किंग मेकरशिप खो देंगे। पांचवा नुकसान, केंद्र से आने वाली सहायता और ग्रांट का नुकसान। अभी इंडियन पेनिसुला यानी कि भारतीय प्रायद्वीप के 5 राज्यों को मिला दें तो ये राज्य लोकसभा में 129 सीटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि सभी राज्यों में बोले जाने वाली भाषा अलग अलग है। प्रतिशत के हिसाब से ये 5 राज्य 23% हिस्सेदारी लोकसभा में रखते हैं। अब जब 2026 में परिसीमन होगा तो ये प्रतिशत घट सकता है और इसीलिए यही डर, भय हिंदी के विरोध का और पहला और अंतिम मुद्दा बनता जा रहा है। ऐसे में इन 5 राज्यों की तुलना जब हिंदी हार्टलैंड से होती है तो विरोध की असली तस्वीर सामने आ जाती है। देखिए, हिंदी हार्टलैंड में 9 राज्यों को शामिल अगर किया जाता है तो ये 9 राज्य 221 सीटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसे में नया परिसीमन इसमें सीटों की बढ़ोतरी ही करेगा और जिससे संसद में इनकी ताकत बढ़ेगी और अभी से और ज्यादा ताकत बढ़ जाएगी। जब परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेंगी हिंदी हार्टलैंड में तो सांसद ज्यादा पहुंचेंगे। अब जब हिंदी हार्टलैंड से आने वाले सांसद बढ़ेंगे तो लोकसभा में अपनी बहुमत की शक्ति से वो अपने हित और अपनी जनता के मुद्दे और कानून पर चर्चा करेंगे और वैसे ही बिल पास किए जाएंगे और जिसके बाद से उत्तर और दक्षिण के साथ हिंदी और गैर हिंदी का विवाद और ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब देखिए, भारत के नक्शे पर प्रायद्वीप इलाका जो है यानी कि अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरे भारतीय भूभाग के साउथ इंडियन यानी कि दक्षिण भारत जिसको कहा जाता है, इसमें आज 5 राज्य आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं। और ब्रिटिश इंडिया में इन्हीं राज्यों और उड़ीसा के कुछ हिस्से को मिलाकर मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई गई थी। अब देखिए, भारतीय आधार पर देखा जाए तो भारत की 6 क्लासिक भाषाओं में से 4 यानी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम इन्हीं राज्यों में बोली जाती है। और इसके अलावा 2 और क्लासिक भाषाएं हैं, संस्कृत और उड़िया। अब देखिए, दक्षिण भारतीय राज्य हमेशा अपनी भाषा को अपने आत्मसम्मान से जोड़कर देखते हैं। इसीलिए हिंदी विरोध का आंदोलन पहले राजनीतिक रंग ले रहा था और फिर वो अस्मिता का सवाल बन जाता है और आंदोलन उग्र और ज्यादा हो जाता है। अब भाषा के उग्र आंदोलन कितने बड़े परिणाम दे जाते हैं, इसके 3 बड़े उदाहरण हैं और वो हमारे सामने हैं जो भारत के ऊपर ही बीते हैं। हिंदी और उर्दू के टकराव ने विभाजन की नींव रखी। उर्दू बंगला टकराव ने ही 1952 में बांग्लादेश का आंदोलन शुरू कराया और श्रीलंका में सिंगली बनाम तमिल के विरोध में गृह युद्ध कराया। इसीलिए भाषा का विरोध और उनका टकराव राजनीति से बड़ा होता जा रहा है और जिससे सरहदें तक बढ़ जाती हैं। भारत में सबसे पहले भाषा के आधार पर विरोध और टकराव की तस्वीर उस दौर में बनी थी जब भारत अंग्रेजों की दासता सह रहा था। 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी के सीएम थे सी राजगोपालाचारी और मद्रास प्रेसिडेंसी में तब 5 दक्षिण भारत के राज्य और उड़ीसा का कुछ हिस्सा शामिल था। 1937 में सरकारी स्कूलों में हिंदी पढ़ाने को अनिवार्य कानून लगाया गया और इस फैसले का दक्षिण भारत में पुरजोर विरोध किया। अब देखिए, तमिलनाडु की जस्टिस पार्टी इस विरोध में खड़ी हो गई। आंदोलन के नेता ईवी रामास्वामी, जिनको जनता पेरियार कहा करती थी, पेरियार का अर्थ होता है बड़ा मुखिया, और इस विरोध के बाद ब्रिटिश हुकूमत को इस कानून को वापस लेना पड़ा। अब देखिए, इसी के साथ तमिल अखबारों में हिंदी को लेकर हेडलाइन तक लिख दी गई जिसमें कहा गया हिंदी मुर्दाबाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी कर लिया गया। लेकिन आजादी के बाद भाषा के नाम पर दूरी और ज्यादा बढ़ती चली गई। जब भारतीय संविधान बन रहा था उस समय एक बड़ा समूह ये चाहता था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, मगर उस समय भारत में कुल 1652 भाषाएं बोली और लिखी जा रही थी, यानी कि 91% जनसंख्या को 14 से 18 भाषाओं में विभाजित किया जा सकता था। लिहाजा ये भाषाएं संविधान के 8वें शेड्यूल में डाल दी गई। उर्दू और हिंदुस्तानी को हिंदी से जोड़ देने के बाद ये पता चला कि देश के 46% लोग इस एक भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं और इसी आधार को देखते हुए हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा बनाया गया। लेकिन
इसका विरोध ना हो, इसीलिए अंग्रेजी को भी विकल्प के तौर पर रखा गया। उस वक्त ये तय किया गया था कि अंग्रेजी को विकल्प के तौर पर 15 साल तक ही रखा जाएगा और 15 साल यानी कि 1965 में आज के हिंदी विरोध का आंदोलन शुरू होता है, जिसे तमिलनाडु में अन्नादुरै ने शुरू किया था। संविधान निर्माण के समय राज्यों को भी स्वतंत्रता दी गई थी कि वे अपने राजकाज के लिए अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं, लेकिन भारत चीन युद्ध के बाद नेहरू जी ने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट की शुरुआत कर दी। देखिए 1963 में नेहरू जी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट लेकर आए, क्योंकि आधिकारिक भाषा में अंग्रेजी की मियाद 1965 में खत्म हो रही थी और इस एक्ट से ही यही मियाद बढ़ाई जा सकती थी। दक्षिण भारत में यहीं से हिंदी का विरोध शुरू हुआ, क्योंकि डीएमके को भरोसा नहीं था कि आगे की सरकारें इसे आगे लागू करेंगी या नहीं करेंगी। कई जगहों पर आत्मदाह की खबरें आ गईं। आंदोलन में करीब 70 लोगों ने जान गंवाई और अंत में शास्त्री जी के आश्वासन पर आंदोलन थमा। 1965 में जिस हिंदी विरोध आंदोलन का तमिलनाडु में शुरुआत हुई, उससे अन्नादुरै को महानतम राजनेता बना दिया। बताया यह भी जाता है कि 60 साल की उम्र में जब अन्नादुरै का निधन हुआ तो उनकी शव यात्रा में करीब 1.5 करोड़ लोग शामिल हुए, जो आज भी एक रिकॉर्ड है और गिनीज बुक में दर्ज भी है। दरअसल हिंदी विरोध तमिलनाडु में शुरू कैसे हुआ, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है जिसको आपको जरूर सुनना चाहिए। हिंदी का तमिलनाडु में विरोध 1965 की 26 जनवरी को होना था। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक हिंदी को इस दिन से अंग्रेजी की जगह राष्ट्रभाषा की जगह लेनी थी और इसके विरोध में तमिलनाडु में एक स्थानीय नेता डोरई मुरुगन ने इस कदम का विरोध शुरू किया। उनकी अपील काम भी कर गई और उनका मकसद था कि हिंदी के विरोध में 26 जनवरी 1965 को पूरे तमिलनाडु को काले झंडे से पाटने का था, लेकिन तब तक थोड़ा देश प्रेम बचा हुआ था। उन्हें लगा कि अगर वो गणतंत्र दिवस के दिन ऐसा कुछ करेंगे तो उसका संदेश गलत जाएगा, लिहाजा उन्होंने गणतंत्र दिवस की बजाय एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी 1965 को तमिलनाडु में हिंदी के विरोध के लिए उस दिन को चुना और उस दिन हिंदी के विरोध में काले झंडे पूरे राज्य में फहरा दिए। और ऐसे में 1965 के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर लहराए गए वो काले झंडे हिंदी की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया। लेकिन 1987 में संविधान में 58वें संशोधन से ये तय किया गया कि संसद और केंद्र सरकार के कामकाज में अंग्रेजी का इस्तेमाल हिंदी के साथ जारी रहेगा। कर्नाटक में भले ही हिंदी मुद्दा ना हो, लेकिन बाकी दक्षिण भारतीय राज्यों में मामला गर्म है। 2017 और 2018 में बेंगलुरु मेट्रो में हिंदी साइन बोर्ड को लेकर भी विवाद हुआ था, लेकिन अब बीजेपी सरकार कन्नड़ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट बिल के जरिए राज्य सरकार कन्नड़ सेंटिमेंट को शांत करना चाहती है। कर्नाटक के अलावा बाकी राज्यों में संसदीय समिति की हालिया सिफारिशों का काफी विरोध हो रहा है और इस विरोध में सबसे आगे हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने पिछले साल 16 अक्टूबर को केंद्र को एक पत्र लिखा और जिसमें अपनी आपत्ति दर्ज की। स्टालिन ने हाल ही में CRPF का जो भर्ती है उसमें जो हिंदी कॉम्प्रिहेंसिव के अनिवार्य पेपर को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। उनका कहना है कि तमिल अभ्यर्थियों के लिए हिंदी कॉम्प्रिहेंसिव की उम्मीद करना गलत होगा। लोकसभा सीटों का आबादी के आधार पर आखिरी बार परिसीमन 1976 में हुआ था। अब 2026 में दोबारा ये प्रक्रिया शुरू होगी। अब आबादी के आधार पर परिसीमन होता है तो दक्षिण भारतीय राज्यों में लोकसभा की सीटें घट जाएंगी और हिंदी बेल्ट में सांसद और बढ़ जाएंगे, यानी हेल्थ, इंडस्ट्री, रोजगार के आंकड़े सुधारने के बावजूद भी दक्षिण राज्यों की जो प्रतिनिधित्व है वो कम हो जाएगा। देखिए दक्षिण में 5 राज्यों में जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.6 से नीचे है, जबकि देश की जो फर्टिलिटी रेट है वो 2% है। हिंदी हार्टलैंड में केवल दिल्ली का ही फर्टिलिटी रेट 1.4 है। बाकी सभी 8 राज्यों की फर्टिलिटी रेट 2.0 से ज्यादा है। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि दक्षिण और उत्तर के बीच भाषा का विरोध दिखता है, लेकिन मतभेद की असली वजह तो केंद्र की योजनाओं और लक्ष्य में छिपी है।
कैसे? केंद्र सरकार ने मौजूदा समय में कई लक्ष्य ऐसे बनाए हैं जिन्हें दक्षिण के राज्य बहुत पहले ही पूरा कर चुके हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं कि जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 25 से नीचे लाना है, फर्टिलिटी रेट 2.1 तक लेकर आना है और 2035 तक 50% से ज्यादा युवाओं को ग्रेजुएट बनाना है। और ये सभी लक्ष्य जो हैं वो दक्षिण भारतीय राज्यों में बहुत पहले पूरे किए जा चुके हैं, मगर केंद्र की योजनाएं इन्हीं लक्ष्यों के आधार पर तैयार होती हैं और इसका नुकसान ये भी है कि इन योजनाओं का कई लाभ जो है वो दक्षिण भारत के लोगों को उन राज्यों तक नहीं पहुंच पाता। देखिए, दक्षिण भारत की जरूरतों को देखते हुए केंद्र में जो योजनाएं बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि ये कहा जाए कि योजनाएं बहुत कम बनती हैं। अब जनता की चिंता ये है कि अगर 2026 के बाद संसद में उनकी आवाज और भी कमजोर हुई, क्योंकि परिसीमन होगा तो फिर सांसद कम होंगे, उनका प्रतिनिधित्व कम होगा, तो अगर उनकी आवाज कम हुई तो अधिकार भी घट जाएंगे। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि यही चिंता रह रहकर हिंदी के हिंसक विरोध के रूप में सामने आती है और स्थिति नहीं बदली तो ये टकराव 2026 के बाद और बढ़ सकता है। इसी टकराव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समान सहमति बनाने के काम कर रहे हैं और इसीलिए वो दक्षिण भारतीय राज्यों में अपनी रैलियों में क्या अपील करते हैं उसे भी सुनिए। नमस्कार गणु, ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, हिंदी चलेगा? अच्छा, उन्नीस के परिसीमन के 50 साल बाद यानी 2026 में भी एक बार फिर संसदीय सीटों का परिसीमन होना है और जिसके बाद ये तय होगा कि संसद में उत्तर और दक्षिण राज्यों की हिस्सेदारी क्या रहने वाली है। अब हिंदी का विरोध तनाव लाएगा, टकराव लाएगा या फिर विरोध पैदा करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हिंदी के विरोध में जो छुपी भावना है वो ये है कि इसमें रीजनल पार्टियों का राजनीतिक भविष्य दांव पर है और जिसको लेकर विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं और होते भी रहे। देखिए, पॉलिटिकल कॉरिडोर में हिंदी विरोध की राजनीतिक मजबूरी क्या रही है, इसको हमने आपको पूरी तरीके से समझाया, डिकोड किया। अगली बार राजनीति के किसी और मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और बने रहिए भारत 24।